Assalamu alaikum. Here is Sumaira Rauf, and today my topic of discussion is application of derivative thermogravimetric analysis. तो थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस जो है डेरिवेटिव थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस इसको वाइडली यूज़ किया जा सकता है किया जा रहा है ये डिफरेंट मेथड्स के लिए, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कम्प्लेक्स मिक्सचर के हमारे पास कम्प्लेक्स में हमारे पास कौन कौन से आइटम हैं, उनकी क्या कंपोजिशन और उनकी कितनी क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें हम इसकी मदद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद हम जो डिटर्मिनेशन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट और वाइडली जो यूजिंग टेक्निक है, ये वाला जो हम प्रोसेस है, ये स्टेप है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमारे पास प्योरिटी हम चेक करते हैं एनालिटिकल रिएजेंट्स की, इंक्लूडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की। उसके बाद हम जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो होती है कर रहे होते हैं, हम सब्लिमेशन बिहेवियर चेक करने के लिए डिफरेंट कंपाउंड में उसमें जो एरर्स आते हैं उनकी करेक्शन के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हम डिस्कवरी ऑफ न्यू मेथड ऑफ सेपरेशन फॉर द इवेल्युएशन ऑफ वेरियस फिल्ट्रेशन टेक्निक फॉर स्टडी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स मटेरियल के, जो हमारे पास स्पेसिफिक मटेरियल्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए हम वेरियस फिल्ट्रेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं और एवेल्यूएट करते हैं न्यू मेथड्स, और कि किस तरीके से हम उनको फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा मेथड हमारी सेपरेशन के लिए बेस्ट है। उसके बाद हम सब्सटेंस के वेट के लिए, वेट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको और उनकी कंपोजिशन को फाइंड आउट करने के लिए हम थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक एनालिसिस में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद न्यू वेटिंग कंपोजिशन एंड ग्राविमेट्रिक एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन थर्मल स्टेबिलिटी में भी हम इसको यूज़ करते हैं, और एवेल्यूएशन ऑफ स्टेबल स्टैंडर्ड्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने सैम्पल की प्योरिटी को चेक करने के लिए, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद इसको स्टडी करते हैं हम ड्राइंग और इग्निशन में टेम्परेचर की, और तब इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एनालिसिस ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड कम्प्लेक्सेस, उसमें भी हम थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस को यूज़ करते हैं और हम एनालिसिस करते हैं उनकी, जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्ट और कम्प्लेक्सेस हैं उनमें थर्मल डीकम्पोजिशन का रेट क्या है, किसकी ज़्यादा हो रही है किसकी कम हो रही है, कंपैरिजन बेसिस पे भी यूज़ करते हैं और उनको इंडिविजुअल बेसिस पे भी देखते हैं। उसके बाद एनालिसिस ऑफ रबर में भी कैरिड आउट बाय टीजी थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस से भी हम रबर की जो है वो एनालिसिस देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एवेल्यूएशन सुटेबल स्टैंडर्ड्स। अब हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम स्टेबल स्टैंडर्ड्स को देखते हैं और फिर हम उनको अप्लाई करते हैं किसी भी जो प्रोसेस को रन करवाने के लिए। तो एक साइंटिस्ट है डॉवल, जिन्होंने 1985 में यूज़ की थी इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक स्टडी, और उन्होंने इसको कपल करवाया था थर्मोग्राविमेट्री के साथ, और कंक्लूड किया था कि जो लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम फ्लोराइड और अमोनियम बाइकार्बोनेट जो हैं वो उनको यूज़ नहीं किया जा सकता एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जबकि जो दूसरे कंपाउंड लाइक सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइड, सोडियम डाइक्रोमेट डिहाइड्रेट और एस्कॉर्बिक एसिड्स जो हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन और एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो होता है उनमें हमारे पास कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, और उनमें हमारे पास हम मैस, टाइम और लेंथ वगैरह के फैक्टर को देखते हैं। उसके बाद इनको यूज़ किया जाता है, इनको खुद कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनको यूज़ किया जाता है एज़ कैलिब्रेटिंग द अदर्स, दूसरों को कैलिब्रेट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये प्योर फॉर्म में होता है और दूसरी चीज़ों से रिएक्ट नहीं करते, और इसी के कंपैरिजन में जो हमारे पास स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सोल्यूशन होते हैं नॉन कंसनट्रेशन के, जो कि डराइव्ड किए होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के। ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एटमॉस्फेयर और गैसेस के साथ, और ये प्योर नहीं होते, और इस तरह फिर इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है हीटिंग का कुछ कंपाउंड के लिए, जैसे कि EDTA, यूरिया, सोडियम फ्लोराइड है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, वो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 165, 120, 185 एंड 100 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है टेस्टिंग द सैम्पल प्योरिटी। अब ये बहुत ज़्यादा टेक्निक यूज़ हो रही है थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस में, बहुत इंपॉर्टेंट
ये जो है स्टेप होता है कि हम इसके लिए सैम्पल की प्योरिटी चेक के लिए भी हम थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने एक कोई भी सैंपल लिया है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट का हमने इम्प्योर सैंपल लिया है, जिसका जो वेट है, जब हमने उसको एक्सपोजर करवाया थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस से, तो उसका जो वेट है वो सपोज़ कि वो 10 mg जो है वो ड्रॉप हुआ है बिलो द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो हमारे पास उसका जो मैस लॉस हुआ है वो किस वजह से हुआ है, अब हमने वो देखना है। तो उसको हम एक साइंटिस्ट है न्यूक्रैक, उन्होंने 1972 में बताया था कि जो वेट लॉस हुआ था वो कंटामिनेशन की वजह से हुआ था, ना कि जो उसमें जो वाटर था उसके एब्जॉर्ब होने की या सप्लीमेंट होने की वजह से हुआ है। तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनकी वजह से हमारे पास जो है वो सैंपल का वेट लॉस होता है, और इसको हम थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब हम जब लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं यूजिंग द डेरिवेटिव थर्मो एनालिसिस को, जब हम कॉन्जुगेट करवाते हैं थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस के साथ, तो हम ये दोनों टेक्निक्स को मर्ज करते हैं, कॉन्जुगेट करवा के हम देखते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं। उसके बाद इसमें हमारे पास एग्जांपल है कि हम मेलानिक एसिड को जब हम सिमल्टेनियसली एक्सपोजर करवाते हैं इन दोनों टेक्निक से, TGA और DTA से, तो ये इंडिकेट करता है हमारे पास फेज ट्रांजिशन एट द टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस, पहला स्टेप। फिर जो है होता है इसकी मेल्टिंग का स्टेप होता है, जो कि आता है 140 डिग्री सेल्सियस पे, और फाइनली जो इसका डीकम्पोजिशन होता है वो होता है 150 डिग्री सेल्सियस पे, और ये कन्वर्ट हो जाता है मेलानिक एसिड से, कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ ड्राइंग एंड इग्निशन टेम्परेचर। अब TG कर्व जो है इसको हम लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड की एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के हमने ड्राइंग और इग्निशन टेम्परेचर देखना है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का, जो कि इट वाज, तो इसके दौरान हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो कंपोजिशन प्रेसिपिटेट की है वो वाज़, हम उसको नोट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम हीट करते हैं प्रेसिपिटेट्स को, तो वो क्या करते हैं, उसमें वाटर लॉस हो जाता है और नाइट्रिक एसिड, और जो हमारे पास जो वेट, हॉरिजॉन्टल वेट आता है, वो रिफ्लेक्ट करता है इसकी कंपोजिशन, ये वाली कंपोजिशन को, और एट द टेम्परेचर ऑफ रेंजेस ऑफ 180 टू 400 डिग्री सेल्सियस पे, कि हमारे पास जब हम उसको हीट करते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 180 टू 400 डिग्री 410 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास जो वेट आता है वो इसका इस तरह होता है। उसके बाद हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी हम देखते हैं नेक्स्ट जो है। अब TGA कैन बी यूज टू वैल्यूएट द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल डिजायर टेम्परेचर रेंजेस। उसके बाद अगर कोई स्पीशीज जो है वो स्टेबल है थर्मली स्टेबल है, तो उसमें देखा जाएगा कि उसमें जो मैस चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा और बहुत कम होगा, और इसमें जो TGA की जो स्लोप होगी वो बहुत माइनर होगी। इसी तरह TGA जो है वो यूज़ किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीमर्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम TGA को यूज़ करते हैं। अब जो पॉलीमर्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं बिफोर द 200 डिग्री सेल्सियस, लेकिन पॉलीमर की एक क्लास ऐसी है जो कि थर्मली स्टेबल है, और वो जो है वो बियर करती है टेम्परेचर एटलीस्ट 300 डिग्री सेल्सियस इन एयर एंड 500 डिग्री अप टू 500 डिग्री सेल्सियस इन इनर्ट गैसेस विदाउट द स्ट्रक्चरल चेंजेस, कि इतने टेम्परेचर पे ना वो डिफॉर्म होती हैं ना डिग्रेड होती हैं, और इस तरह वो इतने टेम्परेचर बियर कर सकती हैं, और ये जो है स्ट्रेंथ लॉसेस जो हैं वो कैन बी एनालाइज्ड बाय TGA। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोग्रामेट्रिक काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स का वर्ड हमें बताता है कि हम इसमें जो रिएक्शन रेट्स देखते हैं, रिएक्शन ऑर्डर्स देखते हैं, तो थर्मोग्रामेट्रिक काइनेटिक्स में क्या है कि हम थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और हम किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब ये जो है इसमें हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन होती है, पैरोलिसिस होती है, कंबस्टन वाले ये जो है हम इन फैक्टर्स को इसमें स्टडी कर सकते हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है किसी भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस की, उसको हम कैलकुलेट करते हैं कैजनर मेथड के साथ। अब ये कौन सा मेथड है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है थर्मली स्टिमुलेटेड प्रोसेस से, उसको हम स्टडी करते हैं बाय डेरिवेटिव TG से, डेरिवेटिव थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस के,
कि हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी जो कि हमारे पास थर्मली स्टेबल कंपाउंड्स हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को हम स्टडी करते हैं बाय डेरिवेटिव थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस से। और इससे हमारे पास क्या होता है कि कांस्टेंट हीटिंग की वजह से हमारा जो रेट है ऑब्वियसली वो इंक्रीज़ करता है, इसी तरह कांस्टेंट मास लॉस होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। उसके बाद फॉर एग्जांपल कि हम काइनेटिक पैरामीटर देखते हैं ऑफ द कार्बनाइजेशन ऑफ पॉलीविनाइल के, जो कि यूज़ करते हैं जब हम उसको हीट करते हैं कॉन्स्टेंटली तो उसका जो मास लॉस रेट होता है वो 0.2 वेट % पर मिनट पे होता है। थैंक यू सो मच।